नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अर्धसूत्री विभाजन और ये आज हमारी तीसरी क्लास है कोशिका विभाजन वाले चैप्टर की। इससे पहले दो क्लास हम कर चुके हैं। पहली क्लास में हमने सेल साइकिल क्या होता है उसका बेसिक जाना और इंटरफेज के बारे में हमने विस्तृत अध्ययन किया। उसके बाद हमने दूसरी क्लास के अंदर माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन के बारे में पढ़ा और एक कंसेप्ट बनाने का बेहतरीन प्रयास किया। उसके बाद आज तीसरी क्लास है जिसके अंदर हम अर्धसूत्री विभाजन पढ़ेंगे और इसी के साथ इसी क्लास में इस चैप्टर को समाप्त भी करेंगे। ठीक है, तो आप सब लोगों से मेरा ये निवेदन रहेगा कि आप ये क्लास देखने से पहले उन दो क्लासों को ज़रूर देखें। ये मैंडेटरी है, नेसेसरी है, जो भी कहो कंपलसरी है, क्योंकि ये कंसेप्ट आपको नहीं समझ पाएंगे अगर आपने पहली और दूसरी क्लास नहीं पढ़ी। मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रिलेट करके पढ़ाऊंगा माइटोसिस से, बहुत सारी चीज़ें यहाँ आपके ऊपर से निकलेगी अगर आपने पहली और दूसरी क्लास नहीं देखी। तो ये आपके लिए वार्निंग समझ लो कि पहली और दूसरी क्लास देखने के बाद इस क्लास में आप, ठीक है, क्योंकि आप सीधे तीसरी क्लास में जंप करोगे तो वहां पे, क्योंकि सेल साइकिल पूरा एक प्रोसेस है, उसको समझना है, कंसेप्ट बनाना, हमें रटना नहीं है। जो चीजें मैंने बताई उसको आपने वैसे के वैसे रट लिया, वो तो किताब में भी लिखी हुई है, उसका कोई मायने नहीं रहता है। आपको कंसेप्ट बनाना है, कंसेप्ट बनाने पे काम करना है, ताकि जब भी आपकी सेल साइकिल, सेल डिवीजन या कोई भी चैप्टर हो XYZ उसके अंदर आपसे कोई सवाल पूछे तो आपको डर ना लगे। अगर आपने कंसेप्ट बना लिया, उस चीज के ऊपर अपनी पकड़ बना ली ना, तो फिर आप कभी घबराओगे नहीं इस चीज को क्वेश्चन टैकल करने से, है ना। और जब तक आप रटोगे आपके अंदर कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कभी आप सवाल सॉल्व नहीं कर पाओगे। थोड़ा बहुत भी सवाल इधर उधर कर दिया तो फिर गया, वो आपके दिमाग से ऊपर से जाएगा। इसलिए मेन जो चीज होती है वो हमारे क्लास लाने का उद्देश्य भी यही है कि आपको जो चीजें आपके ऊपर लोड है उसको कम से कम किया जाए, है ना। आपको ये बताना होता है। बायोलॉजी देखो, बायोलॉजी किताबों में भी है, नोट्स भी बहुत सारी जगहों से आपके मिल जाएंगी, पूरी दुनिया भरी पड़ी है। ये मतलब नहीं होता है बायोलॉजी कोरा, मतलब ये आप समझ रहे हो कि रटने वाला सब्जेक्ट है, तो ये बिल्कुल आपकी गलतफहमी है। यहाँ पे रटना है लेकिन कंसेप्ट के साथ, इमेजिनेशन के साथ। आप सारी चीज कभी नहीं रट पाओगे, कभी भी। जब तक आपके दिमाग में एक चित्र नहीं बनेगा तब तक आप नहीं रट पाओगे। ठीक है, तो वो दो क्लास देखो। आज हम अर्धसूत्री विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है उसकी थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन दे दूं, फिर हम अर्धसूत्री विभाजन के अंदर जो कोशिका कैसे कैसे विभाजित होती है, क्या क्या उसके अंदर प्रोसेस होता है, उसके बारे में कंप्लीट जानेंगे। ठीक है, तो अर्धसूत्री विभाजन होता क्या है। जैसे कि समसूत्री विभाजन आपने पढ़ा कि इसके अंदर कोई कोशिका दो समान पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पैतृक सेल, पैतृक कोशिका, है ना, जिसको हम फादर सेल या मदर सेल कहते हैं, उसमें थे, उतने ही क्रोमोसोम उससे विभाजित होने वाली जो दो कोशिकाएं बन रही थी, जिसको हम डॉटर सेल नाम दे देते हैं, पुत्री कोशिका, उसके अंदर भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम थे। मैं मेरी बात को रिपीट करता हूं अगर आपको समझ में नहीं आया, कि जो समसूत्री विभाजन होता है उसके अंदर जो बनने वाली दो कोशिका है उसमें गुणसूत्रों की संख्या वही रहती है जो उसके पैतृक सेल में थी। यानी कि उसके अंदर अगर 46 क्रोमोसोम थे पैतृक सेल में, तो जो दो डॉटर सेल बनती है उन दोनों के अंदर भी 46 क्रोमोसोम होते हैं। इसलिए कहते हैं समसूत्री। सम मतलब समान, यानी कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो समान रहते हैं, समान रहते हैं। अर्धसूत्री, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे वर्ड आ रहा है अर्ध, हाफ, यानी कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो पहले वाले के आधे हो जाते हैं। पहले वाले के मतलब जो आपकी पैतृक सेल थी उससे डॉटर सेल में जो क्रोमोसोम आएंगे वो आधे आएंगे। अगर मान लो कि पैतृक कोशिका में 46 गुणसूत्र थे और उसके अंदर अगर अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उससे बनने वाली डॉटर सेल के अंदर 23 क्रोमोसोम होंगे। यानी कि गुणसूत्रों की संख्या अगर मैं सीधे बात करूं तो आधी हो जाती है, जबकि समसूत्री विभाजन में समान रहती है। ये दोनों के अंदर आप डिफरेंस करके लिख लेना, कभी भूल जाओ तो इसको मतलब याद रख लेना। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, वैसे अगर आप समझोगे, ध्यान से देखोगे तो नाम से समसूत्री, अर्धसूत्री। ठीक है, तो अर्धसूत्री विभाजन की परिभाषा अगर मैं दिखाना चाहूं आपको तो आपको वैसे समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी परिभाषा इसमें ऐसे लिखो, बनने वाली पुत्री कोशिकाओं में
गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, आधी हो जाती है। ये इसका मेन कंसेप्ट है जो आपको समझना है कि अर्धसूत्री विभाजन होता क्या है। अब यहाँ पे देखो एक चीज आपको समझना है कि मतलब समझना क्या है, याद रखना है कि अर्धसूत्री विभाजन के शब्द जो दिया वो शब्द दिया फॉर्मर एंड मुरे ने, है ना। जैसे कि अपने समसूत्री विभाजन में भी देखा कि जंतु कोशिका में खोज किसने की, पादप कोशिका में किसने की, नाम किसने दिया। उसी प्रकार अर्धसूत्री विभाजन जो शब्द है वो किसने दिया, ये शब्द दिया फॉर्मर एंड मुरे ने। ये दो वैज्ञानिक है फॉर्मर एंड मुरे, और इसका जो अध्ययन किया अर्धसूत्री विभाजन का अध्ययन किया वो किसने किया, वो किया स्ट्रोसबर्गर और बेनेडिन ने। किसने किया, स्ट्रोसबर्गर व बेनेडिन ने। चार साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं आपको। सबसे पहला कि इसका जो शब्द है वो किसने दिया, तो फॉर्मर एंड मुरे नाम के दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस शब्द दिया, और अध्ययन किसने किया अर्धसूत्री विभाजन का, तो स्ट्रोसबर्गर और बेनेडिन ने सर्वप्रथम इसका अध्ययन किया। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे लिखना है कि अर्धसूत्री विभाजन द्विगुणित कोशिकाओं में होता है। किसमें होता है, द्विगुणित कोशिकाओं में होता है। अगुणित कोशिका में नहीं, अगुणित कोशिका में नहीं। अब एक बच्चे का कमेंट आया था पिछली क्लास में जब मैंने बताया कि समसूत्री विभाजन किसमें होता है, तो उसको डाउट आ गया कि सर समसूत्री विभाजन किसमें होता है, समझ में नहीं आया। मैंने कहा कि जो समसूत्री विभाजन होता है वो अगुणित में भी होता है और द्विगुणित में भी होता है। अगुणित कोशिका हो उसमें भी होगा, द्विगुणित दोनों में होता है, ठीक है। लेकिन जो अर्धसूत्री विभाजन है ये केवल और केवल किसमें होता है, केवल और केवल द्विगुणित कोशिकाओं में ही होता है, अगुणित कोशिकाओं में नहीं, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्लियर। लेकिन समसूत्री विभाजन भले ही अगुणित और द्विगुणित दोनों में हो, लेकिन जो जंतु होते हैं ना, अगुणित जंतु जिंदा ही नहीं रह पाते, है ना। अगुणित जंतु जिंदा ही नहीं रह पाते। इसलिए अगर मैं पर्टिकुलर बात करूं तो जंतुओं के अंदर समसूत्री विभाजन द्विगुणित कोशिका में होता है, लेकिन जो पादप होते हैं उसके अंदर दोनों में होगा, अगुणित में भी होगा, द्विगुणित में होगा। समझ गए ना मेरी बात को। समसूत्री विभाजन का कंसेप्ट मैं बता रहा हूं कि समसूत्री विभाजन अगुणित और द्विगुणित दोनों में होता है। यानी कि पादप कोशिका की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर अगुणित में भी होगा, द्विगुणित में। जंतु कोशिका में केवल द्विगुणित में ही होता है। क्यों? क्योंकि अगुणित जंतु जिंदा ही नहीं रह पाते, तो उसमें समसूत्री विभाजन तो कैसे ही होगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपका। और क्या बताना है मुझे इसमें, और ये बताना है, देखो अब इसको ऐसे समझो। मान लो ये हमारी एक सेल है, ये क्या है, सेल है, जिसको हम नाम दे देते हैं मियोसाइट, है ना। जिसके अंदर मियोसिस होता है उसको कहेंगे मियोसाइट, और इस सेल की जो कंडीशन है वो है 2n2c। इस सेल की जो कंडीशन है वो क्या है, 2n2c। ये एक सेल है, ठीक है। अब इस सेल के अंदर क्या होगा, पहले इंटरफेज होगा। ये चीज आपको पता है, इंटरफेज होगा। और इंटरफेज के अंदर आपको पता है कि जीवन के अंदर तो यही कंडीशन रहेगी 2n2c। लेकिन जो एस फेज होगा उसके अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, और डीएनए का रेप्लिकेशन होने की वजह से जो इसके अंदर डीएनए की मात्रा है वो डबल हो जाएगी। यानी कि इंटरफेज के पश्चात जो सेल की कंडीशन है वो हो जाएगी 2n4c। बताओ इस बात में कोई दिक्कत? बहुत आसान है। अगर आपने पहला लेक्चर मेरे साथ देखा है तो आपको ये आसानी से समझ में आ रहा होगा कि जो 2n2c कंडीशन वाली सेल है वो इंटरफेज के पश्चात 2n4c में कन्वर्ट हो जाती है। और कन्वर्ट क्यों होती है? G1, S और G2 तीन फेज होती है इंटरफेज के अंदर, जिसमें से S फेज के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, जिससे डीएनए की मात्रा डबल हो जाती है। लेकिन जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। अब ये जो सेल है इसके अंदर होगा मियोसिस। इसके अंदर क्या होगा? मियोसिस। और ये जो मियोसिस होगा ये मियोसिस होगा फर्स्ट। यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि मियोसिस दो स्टेप में होता है, मियोसिस फर्स्ट
मियोसिस सेकेंड। जैसे कि माइटोसिस के अंदर ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, केवल माइटोसिस नॉर्मल प्रोसेस था। लेकिन मियोसिस जो है ये खुद दो भाग में डिवाइड हो जाता है, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड। तो यहाँ पे जब मियोसिस फर्स्ट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, देखो दो सेल यहाँ पे बनेगी, एक ये और एक ये। यहाँ पे ये जो सेल बनी इसकी कंडीशन है N2C और इसकी कंडीशन है N2C, यानी कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो क्या हो गई, यहाँ पे हाफ हो गई। और यहाँ पे ये फिर से डिवाइड करेगा, यहाँ पे ये सेल, ये सेल, ये सेल, ये सेल दिखाई दे रहा है, ठीक। यहाँ पे ये जो है यहाँ पे हो रहा है मियोसिस सेकेंड, यहाँ पे क्या हो रहा है, मियोसिस सेकेंड, यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट, यहाँ पे हुआ इंटरफेस। यहाँ पे फिर सेल की कंडीशन क्या हो जाएगी, NC, इसकी भी कंडीशन NC, इसकी भी NC और इसकी भी NC। यानी कि मियोसिस के बाद नंबर ऑफ सेल जो है वो 4 हो जाती है। जैसे कि आपने देखा समसूत्री विभाजन में विभाजन के पश्चात कोशिकाओं की संख्या हमें कितनी प्राप्त होती है, 2। लेकिन यहाँ पे मियोसिस के पश्चात हमें कोशिकाओं की संख्या कितनी मिल रही है, 4। और ये जो कोशिका मिल रही है, इन सभी कोशिकाओं को जब आप ध्यान से देखोगे तो इसमें जो मिलने वाला नंबर ऑफ क्रोमोसोम, गुणसूत्रों की संख्या है वो आधी है। यहाँ पे 2n है, बल्कि यहाँ पे सब में n है, ठीक है। तो वास्तव में जो मियोसिस होता है वो तो यही है। क्यों है ये सर, समझाइए। वास्तव में मियोसिस, वास्तविक अर्धसूत्री विभाजन इसे कहते हैं, वास्तविक अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस फर्स्ट को कहते हैं, ठीक है, मियोसिस फर्स्ट को कहते हैं। क्यों, क्योंकि देखो परिभाषा देखो सबसे ऊपर वाली, बनने वाली पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं, उसी को हम मियोसिस कहते हैं। तो यहाँ पे देखो ये मियोसिस फर्स्ट हुआ, इसके अंदर ये जो सेल बनी है, क्या इसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या आधी नहीं है, बिल्कुल आधी है सर। यहाँ पे 2n है जबकि n है और n है, यानी कि गुणसूत्रों की संख्या आधी मियोसिस फर्स्ट के दौरान ही हो जाती है। इसी वजह से मियोसिस फर्स्ट को वास्तविक अर्धसूत्री विभाजन नाम दे दिया जाता है। अब आप कहेंगे सर मियोसिस सेकेंड क्यों आवश्यक है, फिर मियोसिस सेकेंड क्यों करवाया अगर यही वास्तविक अर्धसूत्री विभाजन है। तो मियोसिस सेकेंड की आवश्यकता जो है वो चारों पुत्री कोशिका, यहाँ इसके बाद 4 सेल बनेगी, उनमें समान रूप से डीएनए की मात्रा को बांटने के लिए मियोसिस सेकेंड की आवश्यकता होती है। क्यों होती है, लिख देता मैं, चारों पुत्री कोशिकाओं में डीएनए की मात्रा का समान रूप से बंटवारा, ये चीज करने के लिए मियोसिस सेकेंड आवश्यक है। जो चारों पुत्री कोशिका है, इन चारों पुत्री कोशिकाओं में, चारों पुत्री कोशिकाओं में जो डीएनए की मात्रा है उसको बराबर बांटने के लिए क्या होता है, मियोसिस सेकेंड। जैसे यहाँ पे 2C है, यहाँ पे 2C है, फिर सबके अंदर CC हो गया, है ना। यहाँ पे n क्या है, गुणसूत्रों की संख्या, n क्या है, गुणसूत्रों की संख्या, और C क्या है, डीएनए की मात्रा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो गुणसूत्रों की संख्या आधी तो मियोसिस फर्स्ट में ही हो जाती है। मियोसिस सेकेंड ये जो डीएनए की मात्रा है इसको चारों पुत्री कोशिकाओं में बराबर बांटने के लिए होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्लियर है। ये बात भी क्लियर रखना कि समसूत्री विभाजन में 2 कोशिका हमें प्राप्त होती है समसूत्री विभाजन में, लेकिन जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उसके पश्चात हमें 4 कोशिका प्राप्त होती है। ये भी याद रखना है क्योंकि भूल जाते हो तो। ये हमारी अर्धसूत्री विभाजन की बेसिक बातें जो मैं आपको बताना चाहता था वो आपको ये है। इतनी बातें क्लियर है। अब ये जो अर्धसूत्री विभाजन होता है इसको एक नाम दिया जाता है रिडक्शनल डिवीजन, या हिंदी में बात करूं तो न्यूनकारी विभाजन से क्या नाम दिया जाता है, न्यूनकारी विभाजन। ये किसका नाम है, इसी का नाम है न्यूनकारी विभाजन या रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन या न्यूनकारी विभाजन। क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो रही है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं हमारे प्रोसेस के ऊपर।
इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं हमारे प्रोसेस के ऊपर। अब हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है मियोसिस का स्टेप, यानी कि कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। जैसे कि हमने पढ़ा था समसूत्री विभाजन में, ठीक उसी प्रकार अर्धसूत्री विभाजन, थोड़ा बहुत इसका प्रोसेस अलग है, बाकी नॉर्मली अगर देखा जाए तो सेम चीजें हैं, ठीक है। और इसी कारण मैं आपको ये कह रहा था कि आपको पहले की 2 क्लासेस देख के यहाँ पे आना चाहिए, ताकि कोई दिक्कत आपको नहीं हो, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, मियोसिस। क्या पढ़ रहे हैं, मियोसिस। मियोसिस के अंदर आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि मियोसिस 2 होती है, एक होती है मियोसिस फर्स्ट और एक होगी मियोसिस सेकंड। ये बात मैं पहले क्लियर कर चुका हूं कि जो माइटोसिस होता है उसमें कोई ऐसा लफड़ा नहीं है, वो नॉर्मल माइटोसिस। यहाँ पे मियोसिस 2 होगी, एक मियोसिस फर्स्ट, एक मियोसिस सेकंड। समझ गए मेरी बात को? तो यहाँ पे इन दोनों को हमें पढ़ना पड़ेगा, है ना। अब देखो, सबसे पहले मैं ये चीज क्लियर कर दूं कि चाहे माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो, दोनों का इंटरफेज जो होगा वो सेम होगा। भाई सेल साइकिल के 2 पार्ट होते हैं, एक इंटरफेज एक एम फेज, है ना। एक इंटरफेज एक एम फेज। एम का मतलब माइटोसिस या मियोसिस होता है ना। तो इंटरफेज दोनों के लिए कॉमन है, या फिर मैं यूं कहूं कि जो इंटरफेज के अंदर जो चीजें माइटोसिस के अंदर हुई वही चीजें मियोसिस में हुई, वही की वही एग्जैक्ट सेम है, एग्जैक्ट। तो इंटरफेज मुझे यहाँ पे पढ़ाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एकदम सेम है, तो उसमें क्या पढ़ाऊं, दोबारा पढ़ाने मतलब नहीं, ठीक है। उसके बाद सर बात आई एम फेज की। तो एम फेज आपको पता है उसके 2 प्रोसेस होते हैं, एक कैरियोकाइनेसिस, एक साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के फिर से पार्ट है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये आपको पता है। अब वहां पे माइटोसिस चूंकि एक ही थी, तो एक बार कैरियोकाइनेसिस एक बार साइटोकाइनेसिस हुआ। लेकिन यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड खुद 2 बार है, तो इसके अंदर भी 2 होगा, कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस, इसके अंदर भी कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस। यानी कि अर्धसूत्री विभाजन में 2 बार केंद्र का विभाजन, या फिर यूं मैं कहूं 2 बार विभाजन होता है। इसीलिए तो अर्धसूत्री विभाजन को न्यूनकारी विभाजन कहते हैं, क्योंकि इसमें डीएनए का द्विगुणन या रेप्लिकेशन तो होता है एक बार। कब होता है? इंटरफेज में होता है, एस फेज के दौरान। और यहाँ पे विभाजन जो होता है वो 2 बार होता है। विभाजन कितनी बार होता है? 2 बार होता है। तो पहले हम मियोसिस फर्स्ट पढ़ेंगे, फिर मियोसिस सेकंड पढ़ेंगे। और मियोसिस सेकंड हमें पढ़ना ही नहीं है। क्यों नहीं पढ़ना अभी बताऊंगा, ठीक है। चलो पहले हम मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट करें। अब मियोसिस फर्स्ट के अंदर वही स्टेप है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। ये चीज बार बार मुझे लिखाने की जरूरत नहीं। कैरियोकाइनेसिस के अंदर वही 4 भाग, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ये बात क्लियर है कि नहीं है तुम्हें? क्लियर है। अब अपन स्टार्ट करते हैं प्रोफेज सॉरी कैरियोकाइनेसिस मियोसिस फर्स्ट का। इस सबको बिठा दो। अपन पढ़ रहे हैं मियोसिस फर्स्ट और इसके अंदर पढ़ रहे हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है केंद्रक का विभाजन, और इसके अंदर हो जाएगा प्रोफेज फर्स्ट। अब ऐसे नहीं कहेंगे प्रोफेज, क्यों? क्योंकि प्रोफेज तो इसके अंदर भी है और मियोसिस सेकंड में भी है, तो इसको प्रोफेज फर्स्ट नाम दे देंगे, प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट के अंदर क्या होगा? देखो, अब अगर आपने समसूत्री विभाजन की प्रोफेज आपको पता है तो ये बिल्कुल आसान है, बिल्कुल छोटा माइनस का डिफरेंस यहाँ पे आएगा। होगा क्या? यहाँ पे मान लो ये है कोशिका, यहाँ पे बनाऊंगा, ये हमारी कोशिका है। इसके अंदर प्रोफेज के अंदर क्या होता है आपको पता है, आपने माइटोसिस में पढ़ा कि जो क्रोमेटिन होता है वो संघनित होना शुरू हो जाता है, मतलब क्रोमेटिन खुलना स्टार्ट हो जाता है। यही तो होता है, क्रोमेटिन खुलना स्टार्ट हो जाता है, वो अपीयर होना शुरू हो जाता है, दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। पहले वो क्या थे, एक दूसरे के ऊपर लिपटा हुआ था, गुत्थी के रूप में था, तो हमें वो प्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जो प्रोफेज फर्स्ट के अंदर आते आते या प्रोफेज के अंदर आते आते वो स्पष्ट रूप से दिखाई देना शुरू हो जाता है ना, वो खुलना स्टार्ट हो जाता है। तो वही काम यहाँ पे होगा, यानी कि ये जो क्रोमोजोम है, ये क्रोमोजोम खुलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो केंद्रिक झिल्ली वगैरह है वो गायब होना शुरू हो जाएगी, है ना। भाई गायब तो लास्ट होते हैं, तो हम पहले तो यही दिखा रहे कि गायब होना शुरू हो जाती है। प्रोफेज के लास्ट तक जाते जाते वो पूरी रूप से गायब होगी, तो अभी तो गायब होना शुरू हुई है। अब यहाँ पे जो अलग चीज वो ये है कि यहाँ पे जो 2 समजात गुणसूत्र होते हैं
वो यहाँ पे क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, है ना, सिनेप्सिस जिसे कहते हैं। देखो प्रोफेज फर्स्ट जो है इसके बारे में लिखा दूं, ये एक जटिल प्रक्रिया है, ये एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें 5 भाग है। कौन कौन से 5 भाग है आप सबको पता होगा, लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। इसके ऊपर मैं स्टार मार्क क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको ये जो प्रोफेज फर्स्ट है ये एक बहुत जटिल प्रक्रिया है, उसी को आज हमारा जो मुख्य फोकस रहेगा वो उसी पे रहेगा, है ना। लेकिन अभी मैं आपको पहले प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज ये बता दूं ताकि बीच में कचरा ना हो। मैं यहाँ पे सीधा लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन पढ़ाऊंगा तो आपके बीच में कचरा हो जाएगा पूरी चीजें, है ना। तो पहले हम प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज पढ़ देते हैं, फिर लास्ट में हम वापस आएंगे प्रोफेज फर्स्ट पे और उसके अंदर फिर पढ़ेंगे कि कैसे जटिल प्रक्रिया है, कैसे काम होता है। लेकिन यहाँ पे नॉर्मल एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर समजात गुणसूत्र, समजात गुणसूत्र आपस में जुड़ जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। बस माइटोसिस का जो प्रोफेज है उससे सिर्फ एक चीज में ये डिफरेंट है प्रोफेज फर्स्ट, वो सिर्फ ये है कि इसमें जो समजात गुणसूत्र होते हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे, सिनेप्सिस जिसे कहते हैं, पेयरिंग हो जाएगी समजात गुणसूत्रों के बीच में। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक क्रोमोसोम और ये आपका दूसरा क्रोमोसोम, ये आपस में जुड़ गए, इसे कहते हैं पेयरिंग, ठीक है। दूसरी चीज आती है मेटाफेज, मेटाफेज फर्स्ट। अब मेटाफेज के अंदर क्या होता है आपको पता है कि इसके अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वो बीच में आके व्यवस्थित हो जाते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है वही सेम, लेकिन यहाँ पे ध्यान में रखना है कि यहाँ पे 2 मेटाफेजिक प्लेट का निर्माण होता है, जैसे कि उसमें एक ही होता था, इसमें 2 का निर्माण होता है, 2 मेटाफेजिक प्लेट का निर्माण होता है। समझ गए मेरी बात को। उसके बाद आती है सर एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज के अंदर कुछ भी नहीं है, ये एनाफेज, इसके अंदर ये गुणसूत्र टूट के अलग हो जाते हैं, ये गुणसूत्र बिंदु बीच में से नहीं टूटता है, समजात गुणसूत्र एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, समजात गुणसूत्र जो होता है, जो पहले जुड़े थे वो वापस अलग हो गए, समजात गुणसूत्र एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और फिर सबसे लास्ट में आ जाता है टेलोफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट। इसके अंदर क्या होता है आपको पता है, ये 2 अलग अलग केंद्र का निर्माण हो जाएगा, 2 केंद्र बन जाएंगे। समझ रही मेरी बात को। अब देखो कुछ बच्चों ये मुझे पता है ऊपर से गया है, क्योंकि उन्होंने पहले ही 2 क्लास देखी नहीं होगी या ध्यान से नहीं देखी होगी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा फिर से समझाऊं, ठीक है। तुम्हें टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, अगर समझ में नहीं आ रहा है मुझे खुद पता चल जाएगा, तुम्हारी जो आवाज है ना वो मेरे तक आ जाती है। ध्यान से सुनो, मैंने यहाँ पे कहा कि जो मियोसिस फर्स्ट है उसकी कैरियोकाइनेसिस में आपको पढ़ा रहा हूँ। कैरियोकाइनेसिस में आप सबको पता है 4 स्टेज होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, पता है जी, बिल्कुल पता है। अब यहाँ पे आपको अगर मैं बात करूं, अगर आपने माइटोसिस की प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज पढ़ रखी है तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी सर? क्योंकि बिल्कुल सेम ही है, एक चीज का डिफरेंस है, मतलब जो डिफरेंस है वो भी बिल्कुल इससे जुड़ा हुआ है। प्रोफेज के अंदर क्या होता था बताओ? प्रोफेज के अंदर जो गुणसूत्र है वो खुलना स्टार्ट हो जाते, मतलब क्रोमेटिन खुल करके गुणसूत्र के रूप में बदलता था, तो वही तो काम यहाँ पे हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा काम ये हो रहा है कि गुणसूत्र खुलने के बाद जो 2 समान प्रकार के, ये जो समजात गुणसूत्र है ना, ये क्या होता है, मैं आपको जब ये मैंने यहाँ पे स्टार क्यों लगाया, क्योंकि मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा अभी आपको, तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि समजात गुणसूत्र क्या होते हैं, ये सारी चीजें कैसे जुड़ते हैं, क्या जुड़ते हैं, कब खुलते हैं वापस, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे मैं आपको ये पूरा डिटेल में नहीं पढ़ाना चाहता, आपको पूरा पढ़ा दूं ताकि आपको एक कंसेप्ट बन जाए, फिर हम इसको लास्ट में ले लेंगे, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो अलग चीज होती है ना प्रोफेज माइटोसिस की प्रोफेज से, वो ये होती है कि जो समजात गुणसूत्र होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। बाकी पूरा प्रोसेस सेम है, यहाँ पे भी क्रोमेटिन गुणसूत्र में खुलेगा,
केंद्रक झिल्ली गायब होना शुरू हो जाएगी, केंद्रिका गायब हो जाएगी, अन्य कोशिकांग दिखाई देना बंद हो जाएंगे, तर्कु तंतु का निर्माण शुरू हो जाएगा, तार केंद्र विपरीत ध्रुवों की तरफ गति करेंगे। सारा प्रोसेस सेम है। एक चीज जो डिफरेंस है वो मैंने यहाँ पे लिखाई है कि यहाँ पे जो गुणसूत्र अलग होते हैं तो अलग होने के पश्चात जो समजात गुणसूत्र होते हैं वो आपस में पेयर हो जाते हैं, वो जुड़ जाते हैं। यही बात अलग है कि समजात गुणसूत्र आपस में जुड़ जाते हैं, इतना सा ही तो डिफरेंस। फिर आता है कि सर मेटाफेज, तो मेटाफेज में क्या होता था वहां पे याद करो कि जो तर्कु तंतु है वो काइनेटोकोर पे जुड़ करके गुणसूत्र जो होते हैं उनको मध्य रेखा पे लाते हैं, गुणसूत्रों को मध्य रेखा पे लाते हैं। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ये भी गुणसूत्रों को मध्य रेखा पर ही ला रहा है। लेकिन यहाँ पे चूंकि दो दो गुणसूत्र आपस में जुड़े हुए हैं, समजात गुणसूत्र है, तो यहाँ पे जो मेटाफेजिक प्लेट बनेगी ना उसकी संख्या 2 होगी, है ना। जैसे कि वहां पे तो एक ही मेटाफेजिक प्लेट बन रही थी, ऐसे यहाँ पे 2 मेटाफेजिक प्लेट का निर्माण होता है। इतनी बात भी समझ में आ गई आपको? बिल्कुल। तीसरा है एनाफेज। एनाफेज के अंदर क्या होता है बताओ? एनाफेज के अंदर क्या होता है? एनाफेज के अंदर क्या होता है बताओ? एनाफेज के अंदर क्या होता है, गुणसूत्र बिंदु बीच में से टूट जाता है, लेकिन यहां पे बीच में से नहीं टूटेगा। क्यों नहीं टूटेगा? क्योंकि यहां पर जो समजात गुणसूत्र है वो जुड़े हुए थे, इसलिए यहां पे समजात गुणसूत्र एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो गुणसूत्र बिंदु कहां पे टूटेगा? एनाफेज सेकंड के अंदर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है? अभी बताओ। डिफरेंस केवल समजात गुणसूत्र जुड़ने का है कि यहाँ पे समजात गुणसूत्र जुड़ गए, तो अगर समजात गुणसूत्र जुड़ गए तो यहाँ पे समजात गुणसूत्र ही तो अलग होंगे। पहले तो समजात गुणसूत्र अलग हो गए, फिर गुणसूत्र बिंदु टूटेगा, तो उसकी बारी आएगी एनाफेज सेकंड में। अभी यहाँ पे समजात गुणसूत्र एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जुड़े हुए हैं। देखो एक मिनट, ये मैंने गलत बना दिया। यहाँ पे ये तो एक क्रोमोसोम हो ना, जुड़े हुए इससे एक और क्रोमोसोम, ये वाला, ये। ठीक है, फिर ये ऐसे जाएगा, ये। ठीक है, चलो ये हो गया। अब इसको बेटा, अब मैं पढ़ाऊंगा आपको मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे कैसे। अब मैं आपको मियोसिस सेकंड पढ़ाऊंगा, मिटाओ इसको। साइटोकाइनेसिस वही रहेगा फिर से, मतलब नई चीजें इसमें बहुत कम आ रही है, बहुत कम। इंटरफेज में नहीं पढ़ा रहा, साइटोकाइनेसिस नहीं पढ़ा रहा, वही ऐसे है बिल्कुल। अब हम पढ़ रहे हैं मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड के अंदर वही कैरियोकाइनेसिस होगा, कैरियोकाइनेसिस। इसके अंदर भी वही स्टेप होगा, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड, ये हो गया। अब यहां पे मैंने आपको बताया कि मियोसिस सेकंड में आपको नहीं पढ़ाऊंगी। क्यों? क्योंकि जो मियोसिस सेकंड है वो एग्जैक्ट सेम है माइटोसिस का, एग्जैक्ट। ये बोलते हैं ना एग्जैक्ट सेम, ये वाली चीज है जो आपने माइटोसिस के अंदर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज में पढ़ा, वही सेम माइटोसिस के अंदर वाला जो है वही प्रोफेज में आएगा, वही मेटाफेज, वही एनाफेज और वही टीलोफेज। अब आपको समझ में आया कि क्या प्रोसेस हो। सर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस केवल इतना है, अंतर केवल इतना है कि इसके अंदर माइटोसिस के अंदर जो शुरुआत 46 क्रोमोसोम से हुई थी, 46 क्रोमोसोम से, वो मियोसिस के अंदर शुरुआत 23 गुणसूत्र से होगी। इसके अंदर 46 गुणसूत्र थे, इसके अंदर 23 गुणसूत्र थे, और कोई अंतर यहाँ पे नहीं होगा। चूंकि माइटोसिस के अंदर 46 गुणसूत्र थे और इसके अंदर मियोसिस फर्स्ट के अंदर गुणसूत्रों की संख्या आधी होगी, तो 23 है ना। बाकी कोई अंतर यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा, कोई अंतर नहीं दिखेगा। केवल और केवल इतना अंतर है कि जहां पे शुरुआत हो रही है वहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम अलग अलग है। समझ गए मेरी बात को? ये चीज आपको समझनी थी, ये चीज आपको समझनी थी। मियोसिस में 23 गुणसूत्र होते हैं, ये इसके अंदर अंतर है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये मियोसिस सेकंड भी हो गया आपका। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ पहले तो एक बार कमेंट करके बताना मुझे। क्लास जब समाप्त हो जाए, क्योंकि लाइव तो है नहीं अपना, तो क्लास जब समाप्त हो जाए तो आपको ये कमेंट करके बताना कि आपको समझ में आया कि नहीं आया कंसेप्ट। भाई मैंने क्या कहा एक बार फिर से सुनो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक बार मैं फिर से कोशिश करता हूँ आपकी पूरी चीजें समझाने की, फिर हम
प्रोफेज फर्स्ट पे आएंगे, है ना। हमारा जो आज का मेन मुद्दा वो तो वही है ना, प्रोफेज फर्स्ट। ले लिया, चलो इसको मैं मिटा दूं, इसको मैं मिटा देता हूं। अब ध्यान से सुनो, एक बार 5 मिनट के लिए ध्यान से सुनो, कंसेप्ट पूरा समझ में आ जाएगा। आज जो मियोसिस हम पढ़ रहे हैं, आज जो मियोसिस हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर हमें न तो इंटरफेज पढ़ना, न हमें साइटोकाइनेसिस पढ़ना। क्यों भाई? क्योंकि जो चीजें सेम है उसको मैं वापस नहीं पढ़ा रहा, तो इसका मतलब आपको यह समझ जाना है कि जो मैं नहीं पढ़ा रहा वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब देखो मैंने कहा कि अगर जो मियोसिस होता है उसके 2 पार्ट होते हैं, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड। अब आपको पता है मियोसिस फर्स्ट के भी 2 पार्ट फिर से होंगे, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। उसके अंदर जो मियोसिस सेकंड होगा उसके भी 2 पार्ट होंगे, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस हमें नहीं पढ़ना और कैरियोकाइनेसिस हमें पढ़ना। कैरियोकाइनेसिस के आपको फिर से पता है कि 4 भाग होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। बिल्कुल सर। अब देखो सबसे पहले तो दिमाग से मियोसिस सेकंड को हटा लो, सबसे पहले दिमाग से मियोसिस सेकंड को हटा लो। इतना सोचो कि हमें सिर्फ मियोसिस फर्स्ट पढ़ना है। क्यों? क्योंकि मियोसिस सेकंड जो है वो आपने जो माइटोसिस के अंदर पढ़ा वो एग्जैक्ट सेम है, एग्जैक्ट सेम है। केवल और केवल एक अंतर जो मैंने आपको बता दिया कि जो माइटोसिस के अंदर जो कोशिका थी उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम, गुणसूत्रों की संख्या 46 थी, जबकि मियोसिस सेकंड के अंदर वही गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है। ये एक अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। इतना काम क्लियर? मियोसिस सेकंड साइड में। अब आता है मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट के अंदर भी वही प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। यहाँ पे जो डिफरेंस है वो एक नॉर्मल छोटा सा डिफरेंस वो ये है कि इसमें जो समजात गुणसूत्र होते हैं ना वो आपस में पेयर हो जाते हैं, वो जुड़ जाते हैं, तो वो एक अलग प्रकार का चीज हो गई। बाकी पूरा प्रोसेस देखो, प्रोफेज के अंदर अगर गुणसूत्र जो है वो दिखना स्टार्ट हो जाते हैं, केंद्रक झिल्ली गायब हो जाती है, केंद्रिका गायब हो जाती है, तर्कुतंतु बनते हैं, वो सारा प्रोसेस इसमें भी होगा। जो अंतर है वो अंतर इतना है कि जो माइटोसिस का प्रोफेज था उसमें समजात गुणसूत्र आपस में नहीं जुड़ रहे थे, जबकि मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट में समजात गुणसूत्र आपस में जुड़ रहे हैं। आपस में क्या हो रहे हैं? पेयरिंग हो रही है, 2 गुणसूत्र आपस में जुड़ जाते हैं। ये इतना डिफरेंस है। फिर हम आए मेटाफेज में। अब मेटाफेज के अंदर क्या होता है? सोचिए माइटोसिस की मेटाफेज में क्या हुआ कि इसके अंदर जो गुणसूत्र है उसको तर्कुतंतु खींचकर मध्य रेखा पर व्यवस्थित करता है। इसमें भी वही काम करेगा, जो तर्कुतंतु है वो गुणसूत्रों को खींचकर मध्य रेखा पर, लेकिन ये गुणसूत्र कौन से होंगे? समजात गुणसूत्र। वहां पे हम नॉर्मल गुणसूत्र वर्ड यूज करते थे, लेकिन यहाँ पे गुणसूत्र आपस में जुड़ गए तो पेयरिंग क्रोमोसोम है। अब 2 क्रोमोसोम है तो इसलिए हम इसमें कह देते हैं कि 2 मेटाफेजिक प्लेट का निर्माण यहाँ पे होता है। इतनी बात क्लियर? फिर तीसरा स्टेप आता है एनाफेज का। एनाफेज में क्या होता है? एनाफेज के अंदर नॉर्मली अगर मेटाफेज वाली माइटोसिस वाली एनाफेज देखिए तो गुणसूत्र बिंदु बीच में से टूट जाता था, जैसे एक गुणसूत्र के 2 टुकड़े हो जाते थे। होते कि नहीं होते? हो जाते थे। यहाँ पे चूंकि 2 क्रोमोसोम पहले से जुड़े हुए हैं तो पहले तो वो टूटेंगे ना, फिर वो उस गुणसूत्र का गुणसूत्र बिंदु टूटेगा। पहले जो 2 गुणसूत्र जुड़े हुए वो टूटेंगे। तो यहाँ पे एनाफेज फर्स्ट के अंदर समजात गुणसूत्र जो पहले से जुड़े हुए थे वो अलग होंगे, समजात गुणसूत्र अलग होंगे और समजात गुणसूत्र अलग हो जाएंगे इसमें, तो सर गुणसूत्र बिंदु अपने आप एनाफेज सेकंड में टूट जाएगा। इसीलिए तो मैंने कहा कि पूरा का पूरा सेम है मियोसिस सेकंड, है ना। और फिर टेलोफेज आपको पता ही। तो ये बात थी, आपको समझ में आई कि नहीं आई मुझे नहीं पता, अब मैं और नहीं समझा सकता, इतनी आपको पता ही ताकत कहाँ है। अब हम क्या पढ़ेंगे? प्रोफेज फर्स्ट, है ना। अब हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोफेज फर्स्ट। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि एक जटिल प्रक्रिया है और इसके अंदर 5 भाग हैं। कौन कौन से? लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन और सबसे लास्ट में डाइकाइनेसिस। ये 5 भाग है प्रोफेज फर्स्ट के, इसको अभी याद करो। लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, ये 5 भाग होते हैं।
अब हमें एक एक करके इसमें पढ़ना है कि लैक्टोटीन में क्या होता है, जाइगोटीन में क्या होता है, पेकाइटिन में क्या होता है, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस में क्या होता है। ठीक है, एक एक करके स्टार्ट करें। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लैक्टोटीन। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लैक्टोटीन कि सर लैक्टोटीन में क्या होता है। लैक्टोटीन आसान है, देखो लैक्टोटीन सबसे आसान है, इसमें कोई ज्यादा इतना माता पच्ची वाला काम नहीं है। नॉर्मली क्या होता है, क्रोमेटिन जो है वो संघनित होना शुरू हो जाता है। इतनी सी बात याद रखनी कि क्रोमेटिन संघनित होना शुरू हो जाता है। प्रोफेज के अंदर यही तो काम होता है, क्रोमेटिन का संघनन, तो वो यहां से स्टार्ट हो जाता है, संघनित होना शुरू हो जाता है। और यहां पे बुक्के जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है। बुक्के क्या होता है, गुलदस्ता, तो गुलदस्ता जैसी संरचना यहाँ पे बनती है, वो भी आप लिख लेना, गुलदस्ता जैसी संरचना बनती है। कभी कभार सवाल एग्जामिनर दे देता है, हमें बाहर से कुछ भी नहीं आएगा, इतना मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है, ये इतनी बात याद रखनी। फिर आता है जाइगोटीन, फिर क्या आता है, जाइगोटीन। अब देखो जैसे ही स्टार्ट हो रहा है जाइगोटीन और जैसे ही जुड़ना, ऐसे याद रखना है, जैसे जाइगोटीन जैसे जुड़ना। या फिर जाइगोट क्या होता है, जब मेल गेमेट और फीमेल गेमेट आपस में जुड़ते हैं तो उसी से तो जाइगोट बनता है ना। तो ये चीज आपको यहाँ पे, चलो अब हम देखते हैं जाइगोटीन क्या होता है। लैक्टोटीन आपको समझ में आ गया। लैक्टोटीन में केवल एक ही चीज यहाँ पे याद रखनी है कि क्रोमेटिन का संघनन शुरू हो जाता है और यहाँ पे जो क्रोमेटिन है वो एक बुक्के जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है, गुलदस्ते जैसी संरचना बनती है। अब हम पढ़ते हैं जाइगोटीन। इस अवस्था में क्या होता है, देखो जाइगोटीन में क्या होता है, इस अवस्था में समजात गुणसूत्र, जो मैंने वहां पे आपको बताई थी कि समजात गुणसूत्र आपस में जुड़ जाते हैं, समजात गुणसूत्र आपस में जुड़ जाते हैं। तो आपसे इसे सिनेप्सिस कहते हैं, इसे सिनेप्सिस कहते हैं, सिनेप्सिस कहा जाता है। सवाल आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट यहां से ये बनेगा कि समजात गुणसूत्र आपस में किस अवस्था में जुड़ते हैं, और चार ऑप्शन आपको मिलेंगे, लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन। आपको इस प्रकार के सवाल यहाँ पे देखने को मिलेंगे, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि सिनेप्सिस किस अवस्था के दौरान होता है, और चार ऑप्शन दे देंगे। समझ गए किस प्रकार के सवाल बनेंगे। तो यहाँ पे ये जो मैं चीजें बता रहा हूं इसमें से ही सवाल निकलेंगे, कोई अदर बाहर से नहीं आएंगे, इसमें से ही आएंगे। सिनेप्सिस कहाँ पे होता है, जाइगोटीन में। अब यहाँ पे एक चीज हम क्लियर करते हैं कि सर समजात गुणसूत्र क्या होते हैं, ये आप हमें बताइए। समजात गुणसूत्र, तो ध्यान से सुनो। कोई भी जो द्विगुणित जीव है, जैसे कि अपन द्विगुणित जीव है, जितने भी द्विगुणित जीव है उसके अंदर जो गुणसूत्र होता है, हर एक गुणसूत्र उसकी दो फोटोकॉपी होती है, उसी को तो द्विगुणित कहते हैं। हर एक गुणसूत्र की दो फोटोकॉपी होती है। कैसे, जैसे कि मेरे अंदर जो 46 गुणसूत्र है उसमें से 23 गुणसूत्र मदर से और 23 गुणसूत्र फादर से आते हैं। यानी कि जो प्रत्येक गुणसूत्र है उसकी दो फोटोकॉपी होती है, जिसमें से एक आती है माँ से और एक आती है पिता से। ये जो दोनों आपस में गुणसूत्र जो फोटोकॉपी होते हैं, इनको हम नाम दे देते हैं समजात गुणसूत्र। समझ गए मेरी बात को। एक बार मैं लिखता हूं, नहीं समझ में आएगा तो फिर से क्लियर करूंगा। द्विगुणित जीव में हर एक गुणसूत्र की दो प्रतिलिपि होती है, हर एक गुणसूत्र की दो प्रतिलिपि होती है, जिसमें एक मदर से तथा दूसरा फादर से आती है। ये संरचना, आकृति व आकार में समान होते हैं। संरचना, आकृति व आकार में समान होते हैं और इसे हम नाम दे देते हैं समजात गुणसूत्र। समजात गुणसूत्र। तो समजात गुणसूत्र क्या हुआ,
कि भाई जो द्विगुणित जीव है उसमें हर गुणसूत्र की 2 फोटोकॉपी होती है, एक मदर से आती है, एक फादर से आती है, और ये जो दोनों फोटोकॉपी है ये इनकी संरचना, आकृति, आकार एग्जैक्ट सेम होता है, इसलिए हमें इन्हें नाम दे देते हैं समजात गुणसूत्र। और यही गुणसूत्र आपस में जुड़ते हैं यहाँ पे, जिसे सिनेप्सिस कहते हैं। ठीक है, और क्या पॉइंट है यहाँ पे, और यहाँ पे ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि इसके अंदर बाइवेलेंट का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है? बाइवेलेंट। बाइवेलेंट को हिंदी में शायद कहते हैं युगली, बाइवेलेंट युगली का निर्माण होता है। इस बाइवेलेंट के अंदर एक तो होता है गुणसूत्र, सॉरी 2 तो होते हैं गुणसूत्र और 4 हो जाएंगे अर्ध गुणसूत्र। ठीक है, और इस बाइवेलेंट को स्थायित्व प्रदान करने के लिए, बाइवेलेंट को स्थायित्व प्रदान करने हेतु सिनेप्टोनीमल, ये नाम ध्यान से सुनना, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। ये मोटी मोटी जाइगोटीन की बातें जो आपको ध्यान में रखनी है, क्या याद रखना है? पहली चीज सिनेप्सिस, यानी कि समजात गुणसूत्र आपस में जुड़ जाते हैं किस अवस्था के दौरान? जाइगोटीन के दौरान। फिर मैंने आपको बताया कि समजात गुणसूत्र कहते किसे। फिर मैंने कहा कि ये जो समजात गुणसूत्र आपस में जुड़ते हैं इसको हम बाइवेलेंट नाम दे देते हैं, है ना, बाइवेलेंट का निर्माण होता है। तो बाइवेलेंट, जिसको हिंदी में युगली कहते हैं, ये क्या होता है? समजात गुणसूत्र जब आपस में जुड़ते हैं तो उसी को हम बाइवेलेंट कहते हैं। तो कभी कभार सवाल आ जाएगा कि बाइवेलेंट का निर्माण किस अवस्था के दौरान होता है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। बाइवेलेंट जब समजात गुणसूत्र आपस में जुड़ते हैं उसी को हम बाइवेलेंट नाम दे देते हैं। ठीक है साहब, बाइवेलेंट जो होता है उसको स्थायित्व प्रदान करने के लिए सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। यानी कि आपसे मैं अगर कहूं कि जाइगोटीन को 3 शब्दों में समाप्त करो, जाइगोटीन को 3 शब्दों में समाप्त करो, तो आपको याद रखना है सिनेप्सिस, बाइवेलेंट, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ये 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है, सिनेप्सिस, युगली और सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। 3 चीजों में आपका जाइगोटीन समाप्त हो जाता है। 3 बातें आपको याद रखनी है। अब क्या चीज सिनेप्सिस होती है ये आपको पता है, क्या बाइवेलेंट होता है ये आपको पता है, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स क्या होता है ये आपको पता है। ठीक है, तो मेन 3 बातें, ये शब्द कहीं पे आपको दिखे वहां पे आपको जाइगोटीन ठोक देना है। ठीक बात है, इतनी बात समझ में आ गई। तो फिर हम पढ़ेंगे पेकाइटिन के बारे में। मिटाओ इसको, फटाफट स्क्रीनशॉट लो इसको। चलो, लैक्टोटीन जाइगोटीन दोनों क्लियर है। अब हमें क्या पढ़ना है? पेकाइटिन। लैक्टोटीन जाइगोटीन दोनों क्लियर है, अब हमें पढ़ना है पेकाइटिन। पेकाइटिन, पेकाइटिन में क्या होता है? जो यहां पे बाइवेलेंट था, जो युगली थी, वो अब चतुष्क में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि बाइवेलेंट चतुष्क में बदल जाता है। चतुष्क, टेट्राड, चतुष्क में बदल जाता है। पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है, सवाल आएगा यहां से तो कर लेना, कोई दिक्कत ही नहीं, सीधे सीधे टू द पॉइंट लिखे हुए और इन्हीं पॉइंट से सवाल बनेंगे, इन्हीं पॉइंट से। आपको इधर उधर बिल्कुल ही दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। और क्या याद रखना है? यहां पर, कहां पे? पेकाइटिन में, यहां पर जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, क्रोमेटिड क्या होता है? क्रोमेटिड क्या होता है? ये गुणसूत्र है, तो ये जो है ना, ये वाला, इसको क्रोमेटिड बोलते हैं। ये एक क्रोमेटिड, ये दूसरा क्रोमेटिड, समझ रहे मेरी बात? ये एक गुणसूत्र है यार, सही नहीं बता, चलो जैसा भी बना। इसके अंदर ये जो है ना, ये एक क्रोमेटिड और ये दूसरा क्रोमेटिड। तो यहाँ पे जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब क्या होगा पहले लिख देने दो मुझे। यहाँ पर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य क्रॉसिंग और डबल अंडरलाइन कर लेना, क्रॉसिंग अवर हो जाता है।
क्रॉसिंग ओवर हमेशा समजात गुणसूत्रों के मध्य होता है, हमेशा समजात गुणसूत्रों के मध्य होता है। अब ये बात समझो कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्या होगा। भाई इसके अंदर इतना तो आपको पता है कि दो गुणसूत्र आपस में जुड़े हुए हैं, तो एक तो गुणसूत्र ये रहा है ना, एक तो गुणसूत्र नहीं बन रहा यार, एक ये रहा गुणसूत्र और दूसरा गुणसूत्र ये रहा, ये दो गुणसूत्र जुड़े हुए, एक गुणसूत्र ये, दूसरा गुणसूत्र ये, एक क्रोमेटिड ये, दूसरा क्रोमेटिड ये, तीसरा क्रोमेटिड ये, चौथा क्रोमेटिड ये। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूं भाई? दो गुणसूत्र, एक ये वाला एक ये वाला, और इस प्रत्येक गुणसूत्र में दो क्रोमेटिड, एक दो, इसके अंदर भी एक दो। तो यहां पे मैंने कहा कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ये दोनों आपस में, ये दोनों जो है ना, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड है, ये दोनों आपस में क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड, ये सिस्टर क्रोमेटिड। लेकिन यहां पे मैंने कहा कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य, तो ये वाला और ये वाला, एक तो इस गुणसूत्र का क्रोमेटिड और एक इस गुणसूत्र का क्रोमेटिड, इन दोनों के मध्य क्रॉसिंग ओवर होता है। समझ गई बात? नहीं समझ आई अभी भी? अभी देखो मैं पूरा बना के बता देता हूं ये चीज, ये एक गुणसूत्र और ये दूसरा गुणसूत्र, ये एक गुणसूत्र है, इतना पता है, ये एक गुणसूत्र, ये दूसरा गुणसूत्र, ये इसकी क्रोमेटिड, ये इसकी क्रोमेटिड, ये इसकी दो क्रोमेटिड है, इन दोनों को आपस में सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। ये इसकी क्रोमेटिड, इसकी, दोनों इसकी, तो ये दोनों भी आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है। यहाँ पे कहा कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड मतलब एक इस गुणसूत्र की क्रोमेटिड ये वाली और दूसरी इस गुणसूत्र की क्रोमेटिड ये वाली, इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, क्रॉसिंग ओवर हो जाता है। ये बात समझ ली, समझ आ गया होगा? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, और क्रॉसिंग ओवर हमेशा किसके मध्य होता है, समजात गुणसूत्रों के मध्य होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी गुणसूत्र आएगा उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा, नहीं, हमेशा जो होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे, समजात गुणसूत्र होंगे, उन्हीं के मध्य क्रॉसिंग ओवर होता है। अगला पॉइंट, क्रॉसिंग ओवर से रिकॉम्बिनेशन उत्पन्न होता है। अब ये क्या होता है सर? क्रॉसिंग ओवर से रिकॉम्बिनेशन उत्पन्न होता है, क्रॉसिंग ओवर से रिकॉम्बिनेशन उत्पन्न होता है। हिंदी में लिख देता हूं, रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर तो लिख ही लोगे, रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है, इसमें या रिकॉम्बिनेशन में आनुवंशिक पदार्थ का आदान प्रदान होता है। क्या होता है? जो जेनेटिक मटेरियल होता है, आनुवंशिक पदार्थ होता है, उसका आदान प्रदान होता है, आनुवंशिक पदार्थ का आदान प्रदान होता है। यहां पे ये चीज ध्यान, और आपसे पूछ ले कि रिकॉम्बिनेज मॉलिक्यूल कहां पे बनता है, तो यहां पे बन रहा है, बिल्कुल है ना, रिकॉम्बिनेज मॉलिक्यूल का निर्माण होता है, रिकॉम्बिनेज मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। ये मोटी मोटी चीजें होती है पेकाइटिन के अंदर। क्या क्या आपसे पूछे फिर से कि आपको कम से कम शब्दों में अगर डिफाइन करना हो, तो पहली चीज चतुष्क, दूसरी चीज क्रॉसिंग ओवर, तीसरी चीज रिकॉम्बिनेशन, बस तीन नाम आपको याद रखने। जैसे कि जाइगोटिन में आपने याद रखा सिनेप्सिस, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, बाइवेलेंट, ये तीन चीजें याद रखी। उसी प्रकार इसमें याद रखना है टेट्राड यानी कि चतुष्क, उसके बाद क्रॉसिंग ओवर और उसके बाद रिकॉम्बिनेशन। ये तीन चीजें किसके अंदर होती है? पेकाइटिन में होती है। अब क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, किसके मध्य होता है, ये समझ आ गया। रिकॉम्बिनेशन क्या होता है? जिसके अंदर आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है, उसे रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। तो सवाल कैसे बनेंगे ये भी मैं आपको बार बार बता चुका हूं। क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है, समझ गए? रिकॉम्बिनेशन किस अवस्था में होता है, रिकॉम्बिनेज मॉलिक्यूल का निर्माण किस अवस्था में होता है ना? इस प्रकार के सवाल बनेंगे। या आपसे पूछ लेगा पेकाइटिन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा गलत है, तीन सही दे देगा, एक गलत दे देगा, जाइगोटिन वाला उठा के पटक देगा इसमें, है ना? तो ये चीजें हैं, आपको जितना मैं बता रहा हूं उतना आपको याद होना चाहिए, उससे बाहर आप याद करो मत करो आपकी मर्जी। ठीक है, पेकाइटिन क्लियर? पेकाइटिन क्लियर है? स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर हम डिप्लोटिन पढ़ेंगे। बेटा चल, अब हमें पढ़ना है डिप्लोटिन।
डिप्लोटीन में क्या क्या याद रखना सर? देखो ये जो पार्ट पढ़ा है ना मैंने, जाइगोटीन और पेकाइटिन, और अब ये पढ़ाऊंगा डिप्लोटीन। इन तीनों में से सबसे ज्यादा सवाल बनने के चांसेस है, सबसे ज्यादा। ठीक है, डिप्लोटीन क्या होता है? डिप्लोटीन में पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट आपको यहाँ पे ये याद रखना है, इसमें रिकॉम्बिनेशन पूर्ण हो जाता है। यहां तक आते आते रिकॉम्बिनेशन पूर्ण हो जाता है। रिकॉम्बिनेशन जो पिछली फेज में स्टार्ट हुआ था वो यहां पे पूरा हो जाता है, रिकॉम्बिनेशन पूर्ण हो जाता है। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो जाइगोटीन के दौरान बना होगा, अगर आपको याद है तो सिनेप्टो, क्या ही लिख रहा हूं मैं, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स घुल जाता है। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स घुल जाता है। और क्या होता है सर? समजात गुणसूत्र जो जाइगोटीन में जुड़ रहे थे एक दूसरे से अलग होना शुरू हो जाते हैं। और इसे कहते हैं डी सिनेप्सिस। डी सिनेप्सिस यानी कि जो सिनेप्सिस था वो तो आपका जाइगोटीन में हो रहा था, लेकिन डी सिनेप्सिस कहां पे हो रहा है? डी से डिप्लोटीन में हो रहा है। ठीक है, डी सिनेप्सिस होना था। लेकिन 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 क्रॉसिंग ओवर की जगह पर, क्रॉसिंग ओवर की जगह पर समजात गुणसूत्र अभी भी जुड़े हुए हैं। जिसे काइज़मेटा कहते हैं, जिसे काइज़मेटा कहते हैं। काइज़मेटा क्या है? एक एक्स जैसी संरचना है। काइज़मेटा क्या है? एक एक्स जैसी संरचना है। यानी कि यहां पे डिप्लोटीन में आपको सबसे पहले याद रखना है कि जो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जाइगोटीन के दौरान बना वो यहां पे घुल जाता है, वापस नष्ट हो जाता है। और याद रखना है कि जो रिकॉम्बिनेशन स्टार्ट हुआ था पेकाइटिन में वो यहाँ पे पूरा हो जाता है। और उसके बाद जो जाइगोटीन के अंदर सिनेप्सिस हुआ, यानी कि जो समजात गुणसूत्र आपस में जुड़े वो अब वापस अलग होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसको हम डी सिनेप्सिस कहते हैं। अलग होना स्टार्ट हो जाएंगे, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो अभी भी जुड़े हुए। तो यहाँ पे जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ, जो स्टार्ट हुआ था पेकाइटिन में, जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ वहां से समजात गुणसूत्र अभी भी जुड़े हुए, और उसको हमने नाम दे दिया कि ये काइज़मेटा है। और काइज़मेटा क्या है? एक एक्स जैसी संरचना है। ठीक है, ये एग्जामिनर का बहुत फेवरेट सवाल रहता है काइज़मेटा वाला। ठीक है, तो इसको भूलना नहीं है। और फिर सबसे लास्ट में आती है डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस, इसमें एक नाम आपको याद रखना है, वो है काइज़मेटा का उपांति भवन। काइज़मेटा का उपांति भवन। सवाल आएगा तो इससे आएगा, नहीं तो आएगा ही नहीं। काइज़मेटा का उपांति भवन, ये डाइकाइनेसिस का याद रखना। समझ गए मेरी बात को? यहाँ पे डाइकाइनेसिस में क्या होता है? जो समजात गुणसूत्र यहाँ पे पृथक होना शुरू हो रहे थे वो यहाँ पे पूरी रूप से क्या हो जाते हैं? पृथक हो जाते हैं। यानी कि समजात गुणसूत्र एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और केंद्रिका अन्य कोशिकांग जो है वो सारे दिखाई देना बंद हो जाएंगी, केंद्रक झिल्ली गायब हो जाएगी, क्योंकि ये प्रोपेज की लास्ट स्टेज है डाइकाइनेसिस। तो यहाँ पे सारा जो खत्म होना मामला वो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सवाल जो बनेगा वो यहाँ से बनेगा कि काइज़मेटा का उपांति भवन किस अवस्था को जाना जाता है? तो डाइकाइनेसिस को। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपकी प्रोफेज फर्स्ट और मियोसिस कंप्लीट होती है। ठीक है, इससे बाहर एक सवाल नहीं मिलने वाला आपको, अगर आपने ढंग से कंसेप्ट को समझा है तो एक एक चीज मैंने कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है? जैसे डिप्लोटीन में क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स घुल जाएगा। मेन याद रखना है काइज़मेटा वाला, कि यहाँ पे काइज़मेटा का निर्माण होता है। ठीक है, तो दो दो तीन तीन पॉइंट है इसमें, लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन में कोई डिफिकल्ट नहीं है। लोग इसको जितना डिफिकल्ट बनाते हैं उतना है नहीं, अभी आपने देखा है नहीं है। और सवाल सीधा टू द पॉइंट बनेगा, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो जितना बताया है उस पर विश्वास करो, पढ़ो और बार बार पढ़ो, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना तुम्हें। ठीक है, तो आज की क्लास को अपन यहीं पे रोकते हैं और ये चैप्टर हमारा आज हो जाता है कंप्लीट।
ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम जहाँ तक मेरी कोशिश है बायोमोलिक्यूल जैव अणु को अपन स्टार्ट करेंगे, उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो भी एक बेसिक पार्ट है बायोलॉजी के अंदर। अभी तक हमने सेल बायोलॉजी पढ़ा, सेल वाला चैप्टर पढ़ा जिसकी 7 क्लास आई, और सेल डिवीजन आज पढ़ा जिसकी 3 क्लास है। 10 क्लास टोटल हमारी हो चुकी है। अब हम बायोमोलिक्यूल स्टार्ट करेंगे। बाकी आपको कैसा लग रहा है, पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चीज़ आप कमेंट बताएंगे। और अगर आप नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।